नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद पटौल आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जब हम भाषा विज्ञान और काव्य शास्त्र जैसे विषयों की बात करते हैं तो ये विषय विद्यार्थियों को पढ़ने में समझने में कठिन महसूस होते हैं। लेकिन अगर ऐसे विषयों को अगर सही ढंग से अगर उसका अध्ययन किया जाए तो ये विषय भी हमें बहुत रुचिपूर्ण लग सकते हैं। बस दिक्कत हमारे सामने ये होती है कि हम ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं करते हैं और परिणाम में ये विषय हमें कठिन लगते हैं, विद्यार्थियों को कठिन लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम काव्य शास्त्र जैसा कठिन विषय लेते हैं और उस विषय को किस तरीके से आसान तरीके से हम समझ सकते हैं, ये हम जो है वो देखते हैं। दोस्तों, काव्य शास्त्र में आज हम काव्य का स्वरूप इस विषय की चर्चा करते हैं। काव्यालोचन अथवा काव्य के समीक्षा का जो सैद्धांतिक स्वरूप होता है उसे काव्य शास्त्र कहा जाता है। मतलब काव्य की जो समीक्षा की जाती है उस शास्त्र का नाम जो है वो काव्य शास्त्र है। काव्य कैसे लिखना चाहिए, किस प्रकार से लिखना चाहिए, इसके बारे में जो कुछ नियम या नियमावली बनाई जाती है उसे हम काव्य शास्त्र कहते हैं। काव्य की जो सर्वाधिक प्रचलित परिभाषाएं है, सबसे पहले हम संस्कृत की परिभाषाओं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा का जो सूत्रपात है वह संस्कृत से माना जाता है। इसीलिए पहले संस्कृत की परिभाषा देखते हैं। संस्कृत में सबसे जो पहली परिभाषाएं है वो भामह की है। भामह ने 6ठी शताब्दी में काव्यालंकार नामक ग्रंथ में शब्दार्थो सहितो काव्यम इस प्रकार से काव्य को परिभाषित किया है। उसके बाद 14वीं शताब्दी में आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा दी, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी रसपूर्ण वाक्य ही काव्य है। अब रसपूर्ण वाक्य में यहाँ पर काव्य के भाव पक्ष पर अधिक जो है वह जोर दिया गया है। जो दो प्रमुख पक्ष होते हैं, काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष, तो यहाँ पर भाव पक्ष को वरीयता दी गई हमें दिखाई देती है। तीसरी जो परिभाषा है वो है पंडित राज जगन्नाथ की, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में रस गंगाधर नामक अपने ग्रंथ में रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम ऐसी काव्य की परिभाषा दी। इसका अर्थ है कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द यानी काव्य। अब रमणीय यह जो अर्थ है यहाँ पर व्यापक अर्थ में लिया गया है और यहाँ पर काव्य का जो कला पक्ष है उस कला पक्ष को जो है वरीयता दी हमें दिखाई देती है। इसके बाद कुछ हिंदी की परिभाषाएं देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत बड़ी या व्यापक परिभाषा दी है, लेकिन यहाँ पर संक्षेप में अगर उनकी परिभाषा का सार अगर हम देखते हैं तो जीवन की अनुभूति काव्य है, ऐसा उनकी परिभाषा का जो है सार है। मतलब हम जो जीवन जीते हैं, जो जीवन जीते समय हमें जो अनुभूति आती है जीवन की, वो अनुभूति यानी काव्य, ऐसा रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। प्रेमचंद ने काव्य जीवन की आलोचना है ऐसी परिभाषा काव्य की दी है। तीसरी एक परिभाषा यहाँ देखते हैं, वो है महादेव वर्मा की। वो कहते हैं कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। मतलब कवि के मन में जो विशेष भावनाओं का निर्माण होता है उसका प्रस्तुतिकरण जब कवि करता है तब उसे कविता का कहते हैं, ऐसे महादेव वर्मा का कहना है। कुछ अंग्रेजी परिभाषाएं भी देखते हैं। इसमें सबसे पहली परिभाषा जो है वह कॉलरिज की है। वो कहते हैं कि पोएट्री इज द बेस्ट वर्क इन द बेस्ट ऑर्डर, यानी सर्वोत्तम व्यवस्था में सर्वोत्तम शब्द ही कविता है, ऐसा वो कहते हैं। तो यहाँ पर काव्य का जो कला पक्ष है उसकी ओर ज्यादा ध्यान दिया हमें दिखाई देता है। दूसरी परिभाषा मैथ्यू अर्नाल्ड की है। वो कहते हैं कि पोएट्री एट बॉटम इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, यानी कविता मूल रूप में जीवन की आलोचना है। जो ऊपर प्रेमचंद की परिभाषा हमने देखी है, ठीक उसी प्रकार की उनकी परिभाषा है कि जीवन की आलोचना यानी जो है कविता है। तीसरी परिभाषा वो है हडसन की। हडसन कहते हैं कि पोएट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स, यानी उनका कहना है कि कविता कल्पना और संवेग के द्वारा जीवन की आलोचना है। व्यापक रूप में कुल मिलाकर अगर हम काव्य को परिभाषित करें तो इस प्रकार से कर सकते हैं कि मानवीय अनुभूतियों की भाषा के माध्यम से की गई रसात्मक एवं कलात्मक अभिव्यक्ति यानी काव्य। तो इस प्रकार से हम काव्य को परिभाषित कर सकते हैं।
इसके बाद हम जो है वह काव्य के हेतु देखते हैं कि काव्य के निर्माण में कौन कौन से कारण होते हैं, वो हम जो है देखते हैं। काव्य हेतु। काव्य हेतु का मतलब होता है काव्य की निर्मिति का कारण, जिसे हम कहते हैं काव्य हेतु। अब ये जो काव्य हेतु है, या जिसे हम उत्पत्ति के कारण भी कह सकते हैं, काव्य की भामह, दंडी, वामन, रुद्रट, ऐसे जो संस्कृत के आचार्य हैं, उन्होंने विभिन्न प्रकार से बताने का प्रयास किया। किसी ने प्रतिभा को काव्य का हेतु माना है, किसी ने प्रतिभा उत्पत्ति अभ्यास को माना है, तो किसी ने जो है वह अभ्यास समाधि को माना है। ऐसे अलग अलग मतांतर हमें दिखाई देते हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो काव्य हेतु जो है 4 प्रकार के माने जाते हैं। उसमें सबसे पहला काव्य हेतु है वो प्रतिभा। तो प्रतिभा किसे कहते हैं? प्रतिभा वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति को काव्य रचना में समर्थ बनाती है। प्रतिभा को कहा जाता है कि प्रतिभा वह ईश्वर प्रदत्त शक्ति होती है, दैवी शक्ति होती है। जैसे हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा होता है 3-4 साल का, वो कितना अच्छी तरीके से गाता है। जैसे रियलिटी शो में हम लोग आजकल देखते हैं, गाता है, नाचता है, या उसके जो हुनर होते हैं इतनी कम उम्र में, जिसे गाने का, नाचने का जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसे वो रियाज अभ्यास के द्वारा तो है, लेकिन ये मूल बात है प्रतिभा की, जिसके आधार पर वो ये करने में समर्थ हो जाता है। इसलिए प्रतिभा सबसे महत्वपूर्ण हेतु है। दूसरी बात है उत्पत्ति। उत्पत्ति का शाब्दिक अर्थ है निपुणता, पांडित्य या विद्वत्ता। ज्ञान की उपलब्धि या उत्पत्ति को भी उत्पत्ति कहते हैं। मतलब अगर प्रतिभा की कमी है तो यहाँ पर पांडित्य के आधार पर, चराचर जगत के अध्ययन के आधार पर भी हम ज्ञान प्राप्त करके कविता कर सकते हैं, साहित्य का निर्माण कर सकते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। इसमें और एक बात है, वो है ज्ञान की उपलब्धि। कई बार हमारे अंदर प्रतिभा होती है लेकिन हमें पता नहीं होता है। कई ऐसे अवसर आ जाते हैं जब हमें ये सब कुछ बताने का या दिखाने का मौका मिलता है, तब हमें पता चल जाता है कि हमारे अंदर क्या हुनर है। जैसे एक आध कला महोत्सव में वगैरह या गैदरिंग में जब हम कोई एक आध गीत सुनाते हैं, थोड़ा बहुत नाचते हैं, तो हमारी जब तारीफ होती है, वाहवाही होती है, तो उस समय हमें प्रेरणा मिलती है, और उसमें हम थोड़ी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं तो फिर कामयाब बन सकते हैं। और तब तक तो हमें हमारे अंदर ये हुनर है इसके बारे में पता नहीं था। एक दो बातें इसके संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा। जैसे महर्षि वाल्मीकि हैं, तो महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखा, उन्हें पता नहीं था कि उन्हें अंदर क्या है। तो नारद मुनि ने जब उन्हें सारी बातें बताई, तो उसके बाद जो है रामायण की निर्मित हमें दिखाई देती है। दूसरा उदाहरण यहाँ पर दिया जा सकता है तुलसीदास का, कि तुलसीदास भोग विलास में या शादी के बाद अपनी पत्नी के निकट सानिध्य में इतने खो गए थे कि उन्हें लोक व्यवहार या उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था। ऐसे एक बार जब वो उनकी पत्नी मायके चली जाती हैं, तब वो भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं कि पत्नी को वापस लाना है, क्योंकि पत्नी का विरह वो सहन नहीं कर सकते थे। तो पत्नी को ये, पत्नी सब कुछ ये देखते हैं तो बहुत बुरा लगता है, और फिर उन्हें वो कुछ 4 पंक्तियां सुनाती है, और उन पंक्तियों के कारण जो है तुलसीदास का पूरा जीवन बदल जाता है। वो इस प्रकार से वो पंक्तियां सुनाती है, रत्नावली उनकी पत्नी का नाम है, कि लाजन आवत आपको दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ, अस्ति चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीति, ऐसी जो श्री राम में होती न तो भव भीति। उसका कहना था कि हाड़ मांस से बना जो मेरा शरीर है, उसके ऊपर, उसके प्रति तुम्हारा अगर इतना प्यार है, इस प्रकार का प्यार अगर राम के प्रति, ईश्वर के प्रति अगर तुम्हारा होता, तो मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। और उस समय तुलसीदास को अपने जीवन का अर्थ पता चल जाता है, उद्देश्य पता चल जाता है, वो शिक्षण वापस आ जाते हैं, और फिर उसके बाद रामचरितमानस का निर्माण हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से ज्ञान की उपलब्धि हमें दिखाई देती है। तीसरा जो हेतु है वो है अभ्यास। मतलब प्रतिभा की कमी है, पांडित्य का, या मान लीजिए इन सारी बातों का ज्ञान नहीं है, तो और एक बात यहाँ पर काव्य के सृजन के पीछे आ जाती है, वो है अभ्यास। निरंतर प्रयास करते रहने को अभ्यास कहा जाता है। बार बार जब हम प्रयास करते रहते हैं तो वो अभ्यास के अंतर्गत आ जाता है। अभ्यास के बारे में, उसके महत्व के बारे में कहा जाता है
कि करत करत अभ्यास के जड़बती होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। तो अभ्यास का महत्व है कि बार बार अगर हम प्रयास करते हैं तो पत्थर पर भी जैसे लकीर खींची जा सकती है, तो उस तरीके से हम भी अपने इस प्रयास के आधार पर, निरंतर प्रयास के आधार पर जो है वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। और चौथी बात बताई गई है काव्य हेतु के बारे में, वो है समाधि की। मन की एकाग्रता को जो है समाधि कहते हैं। ऊपर की प्रतिभा, उत्पत्ति, अभ्यास, भले तीनों बातों का हम सहारा लेते हैं, ये तीनों बातें हमारे अंदर है, लेकिन अगर हमारा मन एकाग्र नहीं है तो फिर हम जो है वह साहित्य सृजन, काव्य सृजन करने में असमर्थ होते हैं। इसीलिए मन की एकाग्रता भी जरूरी है, जिसे समाधि कहा जाता है। तो मूल रूप में प्रतिभा, उत्पत्ति, अभ्यास और समाधि, ये चार जो है वह काव्य हेतु बताए गए हैं। अब जिस प्रकार से काव्य हेतु है, उस तरीके से काव्य प्रयोजन भी महत्वपूर्ण है, हम उसे भी देखते हैं। काव्य प्रयोजन, काव्य प्रयोजन कितने हैं, किस प्रकार से है, इसे भाम, दंडी, वामन, रुद्रट ऐसे विद्वानों ने बताने का जरूर प्रयास किया गया है, लेकिन यहाँ पर काव्य प्रयोजन के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताई है, वो बताई है आचार्य मम्मट ने, कि काव्य यशस्य अर्थकृते व्यवहार विधि शिवेतरक्षते सद्य परिनिवृत्तये कांता संमित तयोपदेश युजे। काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ में उन्होंने ये बात बताई है। इसका अर्थ है कि काव्य यश प्राप्ति के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, व्यवहार ज्ञान के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पर कांता संमित उपदेश के लिए अनुकरणीय है। इस प्रकार की बात जो है वह मम्मट अपने काव्य प्रयोजन में करते हैं। कुल मिलाकर 6 काव्य प्रयोजन इसमें उन्होंने बताए हैं, उसे हम विस्तार से देखते हैं। पहला जो काव्य प्रयोजन बताया है उन्होंने, वो है यश प्राप्ति का। यश प्राप्ति का मतलब होता है कि यश की प्राप्ति के लिए, विख्यात होने के लिए कवि कविता करता है, ऐसा उनका कहना है। यश कामना, यश कामना यह मनुष्य की कमजोरी ही कह सकते हैं, और वैसे भी ये सामान्य मनुष्य की भी कमजोरी है। तो अगर बड़े से बड़ा व्यक्ति है तो इसकी तो कमजोरी हो ही सकती है, क्योंकि बड़े से बड़े व्यक्तियों के बारे में कहा जाता है कि फेम इज द लास्ट इंफर्मिटी ऑफ द नोबेल माइंड्स। इसका मतलब होता है यश कामना प्रसिद्ध व्यक्तियों की कमजोरी होती है। यश प्राप्ति के हेतु से भले किसी ने काव्य का सृजन न किया हो, लेकिन काव्य के सृजन के बाद उन्हें यश की प्राप्ति निश्चित हुई, ऐसा हमें दिखाई देता है। कालिदास, भवभूति, प्रेमचंद, या ऐसे कितने गिने चुने लेखक है, कबीर है, तुलसीदास है, मीराबाई है, जायसी है, ये आज भी हमारे दिलो दिमाग में है, हमारे जहन में है। इसका कारण है यश प्राप्ति। काव्य के लिखने के बाद उन्हें यश मिला, और ये निरंतर जो है वह उनका नाम अजरामर हो गया है। तो यश प्राप्ति पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य जो है वह अर्थ की प्राप्ति। काव्य के लिखने के बाद, निर्माण के बाद अर्थ की प्राप्ति होती है, ये भी एक उद्देश्य है। हालांकि इस मम्मट ने जब लिखा होगा उस समय जब ये कुछ कवियों को राजश्रय प्राप्त होता था, फिर राजाओं को कविता वगैरह सुना के धन की प्राप्ति हो जाती है। जैसे बिहारी का उदाहरण दिया जाता है कि बिहारी को एक एक दोहे के लिए सोने की अशर्फियां वगैरह दी जाती है। अनेक ऐसे कवि हैं जिनको राजश्रय प्राप्त था, लेकिन अनेक ऐसे कवि भी दिखाई देते हैं जिन्होंने अर्थ प्राप्ति के लिए जो है साहित्य की रचना नहीं की है। लेकिन ये काव्य के अलग अलग उद्देश्य उसमें एक है, तो किसी को अर्थ की प्राप्ति भी हो जाती है। वर्तमान युग में मम्मट की बात सार्थ प्रतीत होती है। अगर आप जेके रोलिंग का नाम सुनते हैं हैरी पॉटर के संदर्भ में, तो हैरी पॉटर किताब लिखने के बाद वह दुनिया भर के जो अमीरों की जो लिस्ट है उसमें शुमार हो गई। इतना पैसा उन्हें उस किताब के माध्यम से मिला। अभी 2-3 साल पहले हमारे इंडिया के लेखक है अमीश त्रिपाठी, जिन्होंने शिवा ट्रायोलॉजी नामक उपन्यास लिखा है अंग्रेजी में, भगवान शिशु के ऊपर आधारित। तो उस उपन्यास के पहले एडिशन को छपने के बाद यहाँ पर उन्हें
बाकी के अध्याय के लिए लिखने के लिए 5 करोड़ रुपए का एडवांस दिया जा गया, इस प्रकार से सुना है। मतलब अगर आपके लिखने में वो क्वालिटी है, अगर वो बातें हैं, तो फिर अर्थ की प्राप्ति निश्चित हो सकती है। आज भी अनेक कवि या शायर या बाकी लोग जो है कवि सम्मेलनों में या मुशायरों में कविता वगैरह सुनाकर अच्छा खासा धन कमाते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो ये भी एक काव्य का प्रयोजन हम देखते हैं। उसके बाद का प्रयोजन है व्यवहार का ज्ञान। काव्य को पढ़ने के बाद व्यवहार का ज्ञान मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें व्यवहार की शिक्षा, व्यवहार का ज्ञान जो है वो साहित्य या काव्य के माध्यम से मिल सकता है, उसके लिए भी हम अध्ययन करते रहते हैं। तो ये भी एक व्यवहार ज्ञान काव्य का प्रयोजन हमें मानते हैं। उसके बाद है अमंगल की शांति। समाज में जो कुछ बुरा है, जो बुराई है, उसे दूर करने के लिए काव्य की रचना की जाती है, ऐसा कहते हैं कि दिनकर ने समाज की बुराई को दूर करने के लिए कुरुक्षेत्र की रचना की गई है, ऐसा कहते हैं। कभी कभी वैयक्तिक अमंगल को दूर करने के लिए भी साहित्य रचा जाता है, काव्य रचा जाता है, और कभी कभी सामाजिक अमंगल को दूर करने के लिए भी काव्य की रचना की जाती है। हम जिस प्रकार से हमारे घरों में पोथी पारायण जो करते हैं, उसके पीछे भी अमंगल की शांति की बात आ जाती है कि हमारे घर के अंदर हमारे जो कुछ परिवार में जो कुछ बुरा चल रहा है उसे अगर दूर करना है, तो हम अनेक अनेक प्रकार के धर्म ग्रंथ जो पढ़ते हैं उसके पीछे भी हमें यही बात दिखाई देती है। अगला जो काव्य प्रयोजन है आत्म शांति। ये कवि और पाठक दोनों का भी ये प्रयोजन है, आत्म शांति। काव्य को लिखने के बाद जैसे कवियों को सुकून मिलता है, आत्म शांति मिलती है, उस प्रकार का आनंद जो है वह काव्य को सुनने के बाद पाठक को भी मिलता है। पाठक सुनने के बाद, पढ़ने के बाद काव्य मंत्र मुक्त हो जाता है। तो इसीलिए काव्य का ये भी एक प्रयोजन दिखाई देता है। अंत में है कांता संहित उपदेश। कांता संहित उपदेश की अगर बात करते, कांता यानी पत्नी या प्रेयसी, पत्नी प्रेयसी के समान मधुर उपदेश देने वाला होता है, ऐसे काव्य के बारे में कहा गया है। उपदेश जो है 3 प्रकार के होते हैं, प्रभु संहित उपदेश, मित्र संहित उपदेश और कांता संहित उपदेश। जो प्रभु संहित उपदेश होते हैं वह हितकर तो होते हैं पर रुचिकर नहीं होते हैं, उसमें आज्ञा होती है और जिसकी अवहेलना भी की जा सकती है। मान लीजिए कि जो हमारे वरिष्ठ होते हैं, गुरुजन होते हैं, उनका उपदेश इसी के अंतर्गत आ जाता है। दूसरी बात ये है वो मित्र संहित उपदेश। मित्र संहित उपदेश में अच्छी बातों का प्रस्तुतिकरण होता है, इतिहास, पुराण, इसका उपदेश इसी के अंतर्गत आ जाता है, जो अच्छा भी होता है लेकिन जिसकी अवहेलना भी की जा सकती है। मतलब किया तो किया, नहीं तो छोड़ दिया, इस प्रकार की बात। लेकिन कांता संहित उपदेश एक ऐसा उपदेश होता है जो हितकर भी होता है, रुचिकर भी होता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। जिस प्रकार से पत्नी अपने हाव भावों से पति को या अपने प्रियकर को अच्छे मार्ग पर वापस ला सकती है, लाती है, उस तरीके से काव्य यहाँ पर जो कुछ हमारे अंदर जो बुरा है उसे बाहर निकालने का काम करता है और हमें सही रास्ता दिखाने का काम करता है। इसलिए कांता संहित उपदेश ये भी एक काव्य का प्रयोजन जो है हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं काव्य के तत्व। काव्य किस प्रकार से बनता है, कौन कौन से तत्व उसके लिए सहायक होते हैं। कोई भी चीज अगर बनती है तो अनेक चीजों से बनती है, उसे हम तत्व कहते हैं। जैसे अगर मनुष्य शरीर की अगर बात करते हैं तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ऐसे 5 तत्वों से, पंच तत्वों से यहाँ पर मनुष्य का शरीर बना है। उस तरीके से काव्य भी किन तत्वों से बनता है ये हम देखते हैं। सबसे पहला जो काव्य का तत्व है वो है भाव तत्व। भाव तत्व का मतलब होता है काव्य भाव तत्व। दूसरा तत्व है बुद्धि तत्व, और तीसरा तत्व है कल्पना तत्व, और चौथा तत्व है शैली तत्व। तो काव्य के 4 तत्व माने गए हैं। भाव तत्व का मतलब होता है हमारे अंदर या कवि के अंदर जब कोई भाव निर्माण हो जाता है, या कविता का सृजन करने के लिए भाव का निर्माण होना बहुत जरूरी है। कोई न, चाहे हास्य भाव हो, करुण भाव हो, शोक भाव, चाहे जो भी हो, भाव सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाव यह
काव्य की बुनियाद है। जब यह भाव निर्माण हो जाता है तो बुद्धि तत्व में बुद्धि के आधार पर उसे परखा जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, किस तरीके से वर्णन करना है, कैसे वर्णन करना है। ये जो ज्ञान है जिसे हम सारासार विवेक बुद्धि कहते हैं, ये बुद्धि तत्व का काम है। अगर बुद्धि तत्व का अगर ज्ञान नहीं है तो यहाँ पर एक आध व्यक्ति भी रेगिस्तान में भी धान की खेती का वर्णन कर सकता है। तो कहाँ क्या, किस प्रकार से वर्णन करना चाहिए, कैसे वर्णन करना चाहिए, इस संदर्भ में का जो ज्ञान है वो बुद्धि तत्व के अंतर्गत आ जाता है। तीसरी बात है कल्पना तत्व। केवल भाव और बुद्धि से काम नहीं चलता है, तो कविता के लिए कल्पना का सहारा भी महत्वपूर्ण होता है। कल्पना जो है वह, कल्पना के सहारे अगर हम काव्य की रचना करते हैं तो यह थोड़ी सी रंजक हो जाती है। बिना कल्पना के अगर हम काव्य करते हैं तो बोझिल बन जाता है, लेकिन कल्पना के सहारे उसमें सुंदरता का जो है समावेश हो जाता है। तो कल्पना जो है वो बहुत जरूरी होती है। और चौथी बात है शैली तत्व। इन सारी बातों को प्रस्तुत करने के लिए जो कुछ अभिव्यक्ति का माध्यम होता है वो शैली तत्व है। शैली बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी शैली किस प्रकार, क्योंकि शैली के आधार पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे प्रेमचंद की अगर हम कहानियां पढ़ते हैं तो पढ़ते समय सीधी सादी सरल शब्दावली में होने के कारण हमें वो रुचिकर लगती है, हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन अनेक कवि ऐसे होते हैं जिसमें संस्कृत शब्दावली का प्रचुर मात्रा में अंतर्भाव होता है। जैसे जैसे हम जयशंकर प्रसाद को ही लेते हैं, संस्कृत निष्ठ शब्दावली के कारण थोड़ा हमें वो बोझिल लगता है पढ़ना। शैली बहुत महत्वपूर्ण होती है। और शैली जो है जिसे अंग्रेजी में स्टाइल कहते हैं, हर एक की अलग अलग होती है। जिस प्रकार से हर व्यक्ति समान नहीं होता है, उस प्रकार से जो है शैली भी अलग अलग होती है। रचनाकार जितने उस प्रकार की उनकी शैलियां दिखाई देती हैं। तो शैली काव्य के तत्वों में भी बहुत महत्व का काम करती है। इसके बाद हम काव्य के भेद देखने वाले हैं। काव्य के भेद अलग अलग रूपों में दिखाई देते हैं, उसके अलग अलग आधार भी है। जैसे रमणीयता के आधार पर है, स्वरूप के आधार पर है। तो आज हम स्वरूप के आधार पर काव्य के जो भेद है वो किस प्रकार से वो देखने वाले हैं। स्वरूप के आधार पर काव्य के भेद जो है वो दो बताए गए हैं। पहला है दृश्य काव्य और दूसरा है श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य यानी दिखाई देने वाला काव्य, श्रव्य काव्य यानी सुनाई देने वाला काव्य। दृश्य काव्य के अंतर्गत जो है वह नाटक का समावेश किया जाता है, क्योंकि नाटक दृश्य काव्य है या दृश्य माध्यम है। उसी प्रकार से श्रव्य काव्य के अंतर्गत तीन भेद किए गए हैं। गद्य काव्य, दूसरा है पद्य काव्य और तीसरा है चंपू काव्य। गद्य काव्य जिसे हम कविता कहते हैं, गद्य काव्य का मतलब होता है पद्य के अलावा। इस गद्य काव्य के भी अनेक रूप हमें दिखाई देते हैं, जैसे कहानी, उपन्यास, निबंध आदि। जैसे कहानी, उपन्यास, निबंध, संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी, रिपोर्टाज, पत्र, डायरी, ऐसे कितने सारे गद्य के जो है प्रकार हमें दिखाई देते हैं। मतलब जिसमें कविता नहीं है वो सारी विधाएं जो है वो गद्य के अंतर्गत आ जाती हैं। पद्य काव्य की अगर बात करते हैं तो पद्य काव्य के दो भेद हमें दिखाई देते हैं। पहला है प्रबंध काव्य और दूसरा है मुक्तक काव्य। प्रबंध का मतलब होता है जिसमें किसी न किसी प्रकार का बंधन होता है। मुक्तक का मतलब कोई बंधन नहीं होता है। प्रबंध के फिर दो भेद किए जाते हैं। पहला भेद है महाकाव्य और दूसरा भेद है खंड काव्य। महाकाव्य और खंड काव्य में महाकाव्य व्यापक होता है, उसके सर्गों की रचना अलग होती है, वो बड़ा होता है, नाम में भी दिखा है एक महाकाव्य। खंड काव्य मतलब वो बिल्कुल छोटा होता है, किसी खंड का ही चित्रण उसमें किया जाता है। मुक्तक काव्य के फिर दो भेद किए जाते हैं। पहला है रसमय मुक्तक और दूसरा है सुक्तिमय मुक्तक। तो इस प्रकार से स्वरूप के आधार पर जो है काव्य के भेद किए जाते हैं। हमने काव्य का स्वरूप देखा, काव्य को समझने का प्रयास किया। ऐसी छोटी छोटी बातों का अगर हम ठीक ढंग से अध्ययन करते हैं तो फिर काव्य शास्त्र जैसा विषय भी हमें रुचिकर लग सकता है। अगर आप इस तरीके से अध्ययन करोगे तो निश्चित ही परीक्षा में आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। धन्यवाद।